बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है रिग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, रिग्रेशन की टर्म सबसे पहले फ्रांसिस गैल्टन ने 1886 में इंट्रोड्यूस करवाई। उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की। उस स्टडी में उन्होंने 2 सैंपल्स लिए। एक सैंपल उन्होंने टॉल पेरेंट्स का लिया और दूसरा सैंपल उन्होंने शॉर्ट पेरेंट्स का लिया। उस स्टडी की फाइंडिंग्स कुछ इस तरह थी कि उन्होंने देखा कि जो टॉल पेरेंट्स थे, जिन पेरेंट्स की हाइट टॉल थी, उनके चिल्ड्रन की हाइट भी टॉल थी, जबकि शॉर्ट हाइट के पेरेंट्स के चिल्ड्रन की हाइट भी शॉर्ट थी। मजीद वो इसको एक्सप्लेन करते हैं, वो बताते हैं कि अगर तमाम चिल्ड्रन की हाइट की बात करें, चाहे वो टॉल पेरेंट्स के थे या शॉर्ट पेरेंट्स के, उन तमाम चिल्ड्रन की अगर एवरेज हाइट देखी जाए तो वो उस पॉपुलेशन में मौजूद तमाम ग्रुप ऑफ पेरेंट्स की एवरेज हाइट की तरफ मूव कर रही थी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एवरेज हाइट ऑफ चिल्ड्रन टेंड्स टू मूव और रिग्रेस टुवर्ड्स एवरेज हाइट इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में मौजूद जितने भी पेरेंट्स थे, अगर उनकी एवरेज हाइट निकाली जाए तो तमाम चिल्ड्रन की एवरेज हाइट जो थी वो उसकी तरफ रिग्रेस कर रही थी। उसकी मूवमेंट जब वो टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द एवरेज हाइट ऑफ द पेरेंट्स इन द पॉपुलेशन। इनकी इसी चीज को या इन्हीं फाइंडिंग्स को इनके एक फ्रेंड कार्ल पियर्सन ने 1903 में कंफर्म किया। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में मजीद इजाफा किया। वो बताते हैं कि एवरेज हाइट ऑफ सन्स ऑफ टॉल फादर्स, जो टॉल फादर्स के सन थी, अगर उन सन्स की एवरेज हाइट देखी जाए तो वो लेस देन देयर फादर्स हाइट, वो अपने टॉल फादर्स की हाइट से कम थी। जबकि एवरेज हाइट ऑफ सन्स ऑफ शॉर्ट फादर्स, जो शॉर्ट हाइट के फादर्स थे, उनके सन्स की एवरेज हाइट ग्रेटर देन देयर फादर्स हाइट, वो अपने शॉर्ट फादर्स की हाइट से ज्यादा थी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो तमाम टॉल पेरेंट्स थे, उनके सन्स की हाइट नीचे की तरफ मूव कर रही थी, अपने फादर्स की एवरेज हाइट से कम थी। जबकि जो शॉर्ट फादर्स थे, जो शॉर्ट हाइट के फादर्स थे, उनके सन्स की एवरेज हाइट अपने शॉर्ट फादर्स की हाइट से ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। तो ये एक मीडियोक्रिटी की तरफ, एक दरमियानी, एक मीन की तरफ मूव कर रही थी। सेम इसी तरह जिस तरह उन्होंने ये बताया कि वो उनकी एवरेज हाइट इन द पॉपुलेशन की तरफ मूव कर रही थी। फ्रांसिस गैल्टन ने अपने लॉ को नाम गैल्टन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल रिग्रेशन का नाम दिया, जबकि कार्ल पियर्सन ने जो 1903 में अपनी स्टडी कंडक्ट की थी, उसके इस रिग्रेशन को रिग्रेशन टू मीडियोक्रिटी का नाम दिया गया। इसी को हमने एक डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर फादर्स की हाइट गिवन है, जबकि वाई एक्सिस पर सन्स की हाइट गिवन है। ये हम देख सकते हैं कि 60 इंचेस, 65 इंचेस, 70 इंचेस, 75 इंचेस, डिफरेंट पेरेंट्स की डिफरेंट हाइट है इंचेस में। 60 इंचेस हाइट के जो पेरेंट्स थे, उनके सन्स की जो हाइट थी, वो आप इसके अगेंस्ट देख रहे हैं कि डिफरेंट हाइट्स आ रही हैं उनके सन्स की। इसी तरह 65 के अगेंस्ट उनके सन्स की डिफरेंट हाइट्स हैं। सेम लाइक दिस 70 और 75 के अगेंस्ट उनके सन्स की डिफरेंट हाइट्स हैं। ये तमाम हाइट्स उनके सन्स की, ये तमाम हाइट सन्स की, और ये इसी तरह तमाम की। अगर हम इसकी मीन की तरफ जाएं तो ये उन्होंने एक मीन निकाला है जो इनके सन्स की हाइट का एवरेज निकाले। सेम 65 फादर्स के जो थे, उनके चिल्ड्रन, उनकी हाइट्स का मीन ये हमारे पास आ रहा है, और 70 इंचेस जिनके फादर्स की हाइट थी और 75, उनके अगेंस्ट उनके सन्स की एवरेज हाइट का ये क्रॉस, जिस तरह मैंने ये लिख दिया कि मीन वैल्यू को मैंने ये क्रॉस की सूरत में लिख दिया है। अगर इनकी मीन वैल्यू को हम मिलाएं और एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन जो बन जाती है रिग्रेशन लाइन कहलाती है। और ये रिग्रेशन लाइन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताएं कि ये रिग्रेशन लाइन इन तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं, वो तमाम पॉइंट्स इस रिग्रेशन लाइन के इर्द गिर्द, कुछ ज्यादा होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ ऊपर और कुछ नीचे। ये रिग्रेशन लाइन इन तमाम की हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव लाइन कहलाएगी। अब हम मूव करेंगे द मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन की तरफ।
सो तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। So according to the definition, the study of the dependence of one variable on one or more variables with a view to predicting or estimating the mean or average value of the dependent variable। इसका मतलब यह है कि हम रिग्रेशन एनालिसिस में किसी एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट मालूम करते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना इफेक्ट करते हैं, किस वे में इफेक्ट करते हैं। मजीद ये कि ताकि हम उस डिपेंडेंट वेरिएबल की एक मीन या एवरेज वैल्यू प्रिडिक्ट कर सके, एस्टिमेट कर सके कि फ्यूचर के लिए भी इसकी एस्टिमेशन हो, इसकी प्रिडिक्शन हो। हम इसके इकोनॉमिक एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई एक इकोनॉमिस्ट ये देखना चाहता है कि किसी शख्स की पर्सनल इनकम, पर्सनल रियल इनकम वो उसके एक्सपेंडिचर पर कितना इफेक्ट करती है। सो डिपेंडेंस ऑफ पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स ऑन डिस्पोजेबल रियल पर्सनल इनकम, रियल पर्सनल इनकम की इफेक्ट हम मालूम करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर। हमने यहाँ पे ये केनेजियन मॉडल बनाया है कंजम्पशन और इनकम का जो आपस में रिलेशनशिप है। एक्स एक्सिस पर मैंने इनकम शो की है, जबकि वाई एक्सिस पर उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शो किए हैं। एक्स एक्सिस पर हमारे पास ये जिस तरह हमारे पास इनकम गिवन है ये डॉलर्स में गिवन है, और वाई एक्सिस पर इसी तरह इसकी कंजम्पशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे उसकी रियल पर्सनल इनकम में इजाफा होता चला जाता है, इसी तरह ये हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन है ये बढ़ती चली जाएगी, ये ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भी इजाफा होता चला जाएगा। ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन इन तमाम एक्सपेंडिचर्स की मीन को शो करती है या एवरेज को शो करते हैं। ये तमाम इसके पॉइंट्स इसके एक डेविएट किए हुए हैं जो उसके मीन से ऊपर या नीचे होंगे। यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि जो इसका ये पॉइंट है ये इसकी मीन से इसकी एरर टर्म को शो करता है, जिसको हम बाद में मजीद एक्सप्लेन करेंगे इसके अलग टॉपिक में। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी रिग्रेशन लाइन ये बढ़ती चली जाती है, और ये इसके अगेंस्ट अपोजिट ये इसके तमाम पॉइंट्स जो हैं ये इसके इर्द गिर्द सर्कुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यही हमारी जो रिग्रेशन लाइन है ये इन तमाम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को यही इसको रिप्रेजेंट कर रही है। मजीद हम ये देखते हैं कि इस रिग्रेशन एनालिसिस में जो हमने एक इकोनॉमिक्स की एग्जांपल दी है, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है। इट हेल्प्स टू एस्टिमेट मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब यह है कि वर्थ $1 अगर उसकी इनकम में इजाफा होता है, इंक्रीज होता है, तो उसके अगेंस्ट जो है उसकी मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम क्या है, उसके $1 में इजाफे से उसकी कंजम्पशन पर कितना असर पड़ेगा, जब वो उसके अगेंस्ट कितना एक्सपेंडिचर करेगा। इट्स मीन के एवरेज चेंज इन कंजम्पशन और डॉलर वर्थ ऑफ चेंज इन इनकम, यानी उसके $1 इनकम में इजाफे की वजह से उसके जो एक्सपेंडिचर में इजाफा होता है वो कितना होगा। Now let's move to another example in which a monopolist or producer of a product may want to find out the response of the demand for a product to change in price. In other words, एक मोनोपोलिस्ट या प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज लाके उसके अगेंस्ट अपनी प्रोडक्ट की डिमांड का रिस्पॉन्स चेक करना चाहता है कि अगर वो प्राइस में इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो उसके रिस्पॉन्स में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज होगी। इस चीज को हम प्राइस इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। मुख्तलिफ प्राइसेस तय करके और मुख्तलिफ उसके रिस्पॉन्सेस चेक करके इट में हेल्प डिटरमाइन प्रॉफिटेबल प्राइस। उस मोनोपोलिस्ट या प्रोड्यूसर को अपनी एक प्रॉफिटेबल प्राइस तय करने में मदद मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि क्वांटिटी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। If all the other circumstances remains constant, if the price of a product increases, the demand for that product decreases and vice versa. अगर बाकी तमाम हालात बदस्तूर कायम रहे तो किसी चीज की प्राइस में इंक्रीज से उसकी डिमांड डिक्रीज होती है। इसको हमने इकोनोमेट्रिक्स मॉडल की सूरत में यह लिखा है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1x। y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल लेट्स से ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड है
और x हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल प्राइस है। अल्फा एंड बीटा 1 ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं, अल्फा इंटरसेप्ट पैरामीटर जबकि बीटा 1 स्लोप पैरामीटर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। एक्चुअली इस बीटा ने इस x एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का इफेक्ट इस पे बताने कि ये कितना इफेक्ट इस पे करता है। So the dear students, let's move to another example in which an agronomist may want to study the dependence of crop yield on temperature, rainfall, sunshine and fertilizer। कोई एक एग्रोनोमिस्ट या फार्मर इन तमाम फैक्टर्स का जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन और फर्टिलाइजर के यूज का इफेक्ट देखना चाहता है क्रॉप यील्ड पर, किसी फसल की पैदावार पर इनका इफेक्ट या असर देखना चाहता है। इससे उसको हेल्प क्या मिलती है? इट हेल्प्स हिम टू प्रिडिक्ट और फोरकास्ट एवरेज क्रॉप यील्ड गिवन इन्फो अबाउट द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। मींस कि अगर हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बारे में एक्सप्लेनेशन तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हो तो उसके अगेंस्ट हम क्रॉप यील्ड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्रॉप यील्ड कितनी होगी, लेट्स से वीट की पैदावार कितनी होगी। इसको हमने इकोनोमेट्रिक मॉडल की सूरत में लिखा है वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, लेट्स से इट इज क्रॉप यील्ड या वीट यील्ड। ये फसल की पैदावार है और ये तमाम इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। x1 हमारे पास टेम्परेचर, x2 रेनफॉल, x3 सनशाइन और x4 फर्टिलाइजर एंड बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 ये हमारे पास इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के पैरामीटर्स हैं जिन्होंने हमें इसका इफेक्ट बताना है कि ये y पर कितना इफेक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।